गांधी जी के 3 बंदर तो सुने ही हम लोगों ने, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा ससुराल ही अंधा गुंगा बहरा है। हर्षा बेचारी का क्या ही होगा। शशि का परिवार आज हर्षा को देखने आने वाला है। सुनती हो, बहू को देने के लिए पायल ले लेना। टॉवेल? टॉवेल का क्या करेंगे वो? अभी दिमाग तो ठीक है ना? क्या ये सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में कि रिश्ता तय हुआ नहीं, टॉवेल दे दिया हमने बहू को। पायल दूंगी मैं तो। राजेश, जिसकी आंखें तिरछी है और जिसे कम दिखाई देता है, वो कहता है, अरे टॉवेल नहीं, पायल ही कहा मैंने। लगता है रिश्ता तोड़वा कर मानेगी ये तो। बिन्नी, तो अपनी माँ को उसकी कान की मशीन दे तो। अरे क्या बोल रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो ना। तुम चुप रहो। बिन्ने, बिन्ने। बिन्नी मुंह बंद करके वहां आती है और कान की मशीन अपनी माँ को देती है। अब तुझे क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बिन्नी अपना मुंह हिलाए बिना हूं करती है। अच्छा, तो आज ये गूंगी है ना? फिर से फाले हो गए क्या तुझे? इसीलिए कहती हूँ बेटा, मत खाया कर बाहर का। क्या यार, अब चलना है कि नहीं? मुझे दुकान से छुट्टी लेने को क्यों कहा था? अरे चल रहा है ना बाबा, कपड़े तो बदल ले। सब तैयार हो जाते हैं और निकलने के वक्त राजेश कहता है, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पापा, चप्पल दरवाजे पर है, आप कहाँ देख रहे हैं? कमरे में क्यों जा रहे हैं? अरे मैं बाहर ही तो जा रहा हूँ, कमरे में नहीं जा रहा हूँ। तेरी आंखें खराब हो गई है तेरी मम्मी के कान की तरह। पापा, मेरी आंखें ठीक है, आपने चश्मा नहीं पहना है। कहाँ है आपका चश्मा? मेरी आंखों पर तो है मेरा चश्मा। खुद तो अंधे है और मुझे दिन भर बहरी बहरी कहते रहते हैं। शशि चिड़चिड़ाकर राजेश का चश्मा बाथरूम से लाकर देता है और वो लोग हर्षा के घर के लिए निकल जाते हैं। उधर हर्षा के घर में भी शादी के परिवार के आने की तैयारी चल रही थी। थोड़ी ही देर में शशि अपने माँ बाप और बहन के साथ वहां पहुंच जाता है। हर्षा के माँ बाप अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। जी, आप लोगों का ही इंतजार हो रहा था। राजेश फिर अपना चश्मा गाड़ी में छोड़ आया था। किशोर राजेश के गले लगने जाता है और राजेश रमा की तरफ देखने लगता है। माला और शशि अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। शशि धीरे से कहता है, पापा बिना रिश्ता होने तो देंगे नहीं, ऊपर से चप्पल खिलवाएंगे। शशि पीछे से राजेश को किशोरी की तरफ घुमा देता है। फिर दोनों गले लगते हैं और सब बैठ जाते हैं। रमा चाय नाश्ता लगाती है। और सब ठीक है ना? रिश्ते की बात करें अब? किस्ते की? हमने आज तक कुछ भी किस्त पर नहीं लिया बहन जी। बेटे को बाइक भी ना एक बार में ही पेमेंट करके दिलवाई थी। हाँ, वो तो है। शशि बात को बदलते हुए कहता है, ये कचौड़ी बहुत स्वाद है आंटी जी, लगता है आपने बनाई है। नहीं, मैंने नहीं, हर्षा ने बनाई है। तभी राजेश लड्डू उठाकर कहता है, कचौड़ी? कहाँ है कचौड़ी? ये तो लड्डू है। भाई मुझे कचौड़ी क्यों नहीं दी? ये लीजिए, कचौड़ी खाइए, आप लोगों के लिए ही तो बनवाई है। शशि का खून जलने लगता है। वो मन ही मन कहता है, इतना ध्यान रखने के बाद भी चश्मा और मशीन छोड़ दिया इन्होंने गाड़ी में। गाड़ी से लेने जाऊंगा तो इन्हें पता चल जाएगा। जल्दी से यहाँ से हर्षा से मिलकर चले जाना चाहिए हमें। इतने में ही किशोर बिन्नी से कहता है, बेटा कुछ तो लीजिए, इतनी देर में आपने कुछ भी नहीं लिया। बिन्नी जवाब में बस ना में सिर हिलाती है। वो बिन्नी तेल वेल थोड़ा कम खाती है ना, मेंटेन रखती है खुद को। हाँ, वो तो रखना ही चाहिए। अब उनसे भी मिलवा दीजिए जिन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया। हाँ जी, अब हम हर्षा बेटी को भी देख ले। हाँ, क्यों नहीं, मैं हर्षा को लेकर आती हूँ। रमा कमरे में हर्षा को लेने जाती है और हर्षा से कहती है, बड़े ही सीधे साधे लोग हैं। अच्छा है ना, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। बिन्नी तो जब से आई है चुपी बैठी है और कुछ खाती पीती भी नहीं है। ननद ही ना चूचा करती रहती है, पर तेरी ननद तो बड़ी सीधी दिखती है। टांग नहीं अड़ाएगी किसी काम में, मालकिन बनकर रहेगी तू वहां। अरे मम्मी, तुम भी ना, पहले मिलने तो दो मुझे सबसे। खुद कोई हीरोइन है नहीं, तू इस रिश्ते को मना कर देगी ना तो घर पर बैठी रहना, फिर तेरा बाप कोई लड़का भी देखने वाला नहीं है। रमा हर्षा को लेकर बाहर आती है। हर्षा को देखकर माला खड़ी हो जाती है और उसे अपने पास बुलाकर बिठा लेती है। लड़की तो मुझे पसंद है। बेटा तूने अपने हाथों में चूड़ी क्यों नहीं पहनी? साड़ी के साथ चूड़ियां ना अच्छी लगती है। वो मैंने घड़ी पहनी है ना, इसलिए। कड़ी? कौन सी कड़ी? अरे बेटा हाथों में कोई कड़ी नहीं पहनते। अरे माला, तुम भी ना खुद ही बातें करती रहोगी या शशि को बात करने दोगी? बेटा तुम शशि के साथ बाहर जाओ। जी अंकल जी। शशि हर्षा को लेकर गाड़ी में जाता है और माला के कान की मशीन और राजेश का चश्मा अपनी जेब में रख लेता है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। बस तुम मेरे माँ पापा का ख्याल रखना,
और मेरे घर को अपना घर समझकर उसे संवारना। बिल्कुल, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। शशि और हर्षा थोड़ी देर बाद अंदर आते हैं और धीरे से मौका पाकर शशि माला को उसके कान की मशीन देता है और राजेश को उसका चश्मा। फिर माला और राजेश अच्छे से किशोर और रमा से बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तारीख निकलवा लीजिए। शशि को भी दुकान से छुट्टी लेनी होती है ना। हाँ जी, मैं पंडित से बात करके आप लोगों को बताती हूँ। शशि सबको लेकर वापस चला जाता है। माला और बिन्नी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। उधर रमा अगले महीने की शादी की तारीख निकलवाकर माला को इत्तला कर देती है। शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। हर्षा को लगता है उसका रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ है और अब वो वहां जाकर सब पर हुकूमत करेगी। हर्षा शशि के साथ उसके घर जाती है और गृह प्रवेश होते ही हर्षा माला के पैर छूकर कहती है, प्रणाम माँ जी। अरमान, तेरे पति का नाम शशि है, अरमान नहीं, शशि की बहू। मम्मी वही, अब अरमान हो या शशि, पति तो मैं ही रहूंगा। शशि बिन्नी को इशारा करता है कि वो माला को उसके कान की मशीन दे दे, पर ये क्या, बिन्नी तो मशीन देने के बजाय माला को लेकर कमरे में चली जाती है। बिन्नी को पता नहीं रह रहकर क्या हो जाता है, पहले तो जो खाती रहेगी और फिर गूंगी बनकर बैठ जाएगी। शशि हर्षा को लेकर कमरे में आता है। मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम है क्या? वो हमेशा कुछ उल्टा ही क्यों सुनती है? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है कभी कभी। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सब थके होने के कारण देर से उठते हैं। हर्षा उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि राजेश बैठा चाय का इंतजार कर रहा है। पापा जी, मैं चाय बना दूं क्या आपके लिए? हाँ बेटा, बना दे। अब मम्मी जी को भी बुला लीजिए ना, सबके लिए चाय बना देती हूँ। हर्षा सबके लिए चाय बनाती है और राजेश को चाय देती है। पापा जी, बाकी सब? बेटा तेरी सास छत पर है, आवाज दिया है, उसे आ जाएगी थोड़ी देर में। बिन्नी सो रही है, उसे चाय कहाँ रखी है? ये टेबल पर ही तो है। राजेश छत के दरवाजे की ओर देखकर कहता है। अरे कहाँ है चाय? इसे दिखता कहाँ है? देखते इधर हो, और चाय तुम्हारे सामने टेबल पर रखी है। अरे तो टेबल पर ही तो देख रहा हूँ। हर्षा चाय का कप उठाकर राजेश के हाथों में देते हुए कहती है, ये लीजिए अपनी चाय। मम्मी जी, ये आपकी। खाने में क्या बनाऊं? बना ले जो तुझे आता है, अभी इतनी जल्दी क्या है, दोनों भाई बहन को उठ जाने दे। मम्मी जी, एक बात पूछूं? पापा जी देखते उधर है और बात इधर करते हैं। वो ना, इनकी आंखें ही तिरछी है। जब पहली बार मुझे देखने आए थे तो देख मुझे रहे थे और नजरें मां की ओर थी। अच्छा। दोनों हंसने लगते हैं। तब बिन्नी और शशि उठकर हॉल में आ जाते हैं। शशि धीरे से माला से कहता है, मम्मी वो भी नहीं है इस घर में, उसे ये सब मत बताओ, वो भाग गई तो हो गया कल्याण। हाँ समझ गए। चलो अब मैं नहाने चलती हूँ, तुम लोग चाय पी लो। हाँ बिन्नी दीदी, नाश्ते में क्या बना लूं? भाभी, आलू के पराठे जिसमें हरी मिर्ची हो पूरी कूटकर। मिर्ची हो पूरी कूटकर, फिर घूमती रहेगी गूंगी बनकर। तुमसे तो अच्छी हो। ठीक है, आप लोग बहस मत कीजिए, मैं मिर्ची और बिना मिर्ची दोनों का मसाला बना दूंगी। हर्षा रसोई में चली जाती है और इधर सब नहाने धोने चले जाते हैं। फ्रेश होकर सब खाने की टेबल पर आते हैं और माला नहाकर फिर से अपने कान की मशीन लगाना भूल जाती है। मम्मी जी, आपको मिर्ची या बिना मिर्ची का मसाला दूं? गौशाला? बहू, गौशाला जाना तो था लेकिन आज नहीं जा पाएंगे, और कल चलेंगे सुबह। मम्मी जी, मसाला। गौशाला? अरे हाँ समझ गई मैं। मम्मी मिर्ची वाला खाती है। तिरछी? कौन है तिरछी? मैं तो सीधी बैठी हूँ। मम्मी यार, तुम भी ना, मशीन कहाँ है तुम्हारी? फिर से भूल गई लगाना, मैं देती हूँ। शशि इशारा करता है कि कोई मशीन की बात हर्षा के सामने ना करे, लेकिन बिन्नी भड़कते हुए कहती है, क्या इशारा कर रहे हो? अब मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा तो ये नहीं कि मशीन खुद लाके दे दो। अरे क्या बहस कर रहे हो तुम दोनों? तो रहने दो मम्मी से। बिन्नी कान की मशीन लाकर माला को देती है। माला मशीन लगाकर कहती है, ये मेरी नहीं है, तुम पड़ोस वाली आंटी की मशीन क्यों लाके मुझे दे रही हो? मुझे कौन से सुनने में कोई दिक्कत होती है? अब उम्र है तो थोड़ा बहुत ऊंचा सुन जाता है। अच्छा, ऐसे ही मुझे चेक करने को दिया है। ठीक है, लगा कर देखती हूँ। बहू ये बिन्नी भी ना। माला अपनी आंखें मीचते हुए बिन्नी को इशारा करती है कि उसने बात संभाली है। बिन्नी गुस्से की नजर से शशि को देखती है और मन में कहती है, ये सब इसी का करा धरा है,
मम्मी को कम सुनाई देता है, पर उससे भाभी को क्या। चलो सब खाना खाओ। हर्षा समझ जाती है कि उसकी सास को कम सुनाई देता है और वो मशीन इस्तेमाल करती है। नाश्ते के बाद वो रमा को फोन करके सब बताती है तो रमा कहती है, अच्छा है ना, कम सुनती है तो जब तू कुछ अपने मन से करेगी और बाद में कोई कुछ कहे तो बोल देना, मैंने तो मम्मी जी से कहा था। ये बात किसी के सामने जाहिर मत होने देना कि तुझे पता है कि तेरी सास को कम सुनाई देता है। वाह मम्मी, गजब, तूने तो मन ही खुश कर दिया। हर्षा मन ही मन खुश होती है और आराम से सो जाती है। फिर दोपहर में वो बिन्नी से पूछती है, दीदी खाने में क्या बना लूं? बिन्नी इशारे में ना में गर्दन हिला देती है। अरे बेटा, अब तू 2 दिन के लिए गूंगी हो गई। बोला था ना मिर्ची मत खा। खाना भी है तो कैसे चलेगा। बहू तू दाल चावल बना ले, शशि के लिए टिफिन पैक कर देना, तेरे पापा जी उसे पहुंचा देंगे दुकान में। जी ठीक है। हर्षा रसोई में जाती है। अच्छा है, अब ये 2 दिन खाना ही नहीं खाएगी, और अगर कभी इसका मुंह बंद करवाना होगा तो मिर्ची का खाना पहले से ही तैयार रखूंगी ताकि ये बोल ही ना पाए। वाह मम्मी वाह, क्या ससुराल खोजा है, गूंगा बहरा। हर्षा खाना बनाकर माला और राजेश को खिला देती है। फिर शशि का टिफिन पैक करके राजेश को देती है। पापा जी, ये शशि को दे दीजिएगा आप, और टिफिन सीधे ही रखना, इधर उधर हिलाना मत वरना दाल गिर जाएगी। बहू, मैं हाथ से टिफिन थोड़ी ना पहुंचा रहा हूँ, एक जमाने से टिफिन पहुंचा रहा हूँ। तू टेबल पर रख, मैं 5 मिनट में जाता हूँ। जी ठीक है पापा जी। राजेश थोड़ी देर में जाने लगता है और कहता है, मेरा चश्मा कहाँ है बेटा? पापा जी आज बिना चश्मे के चले जाइए। अरे नहीं, चश्मे की आदत है मुझे। राजेश चश्मा इधर उधर ढूंढने लगता है और दीवार में जाकर उसका सर टकरा जाता है। पूरे घर में बस दीवार खड़ी की है, कोई मेरा चश्मा खोज कर देगा क्या? इतने में हर्षा रसोई से बाहर आकर कहती है, रुकिए मैं देख कर देती हूँ। राजेश तिरछा दीवार की ओर देखते हुए कहता है, अरे बहू तू रहने दे, मैं कोई अंधा थोड़ी ना हूँ जो मुझे दिखता नहीं है, ढूंढ लूंगा मैं। बस चश्मे की आदत हो गई है तो अधूरा सा लगता है। कहाँ मर गए दोनों माँ बेटी, बहू को शक ना हो जाए। अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है इस माला को। इतने में ही माला आकर चश्मा ढूंढ कर देती है और राजेश टिफिन लेकर दुकान चला जाता है। इधर हर्षा मुस्कुराती है। अच्छा तो ये बात है, मुझसे छुपाया जा रहा है कि ससुर जी की आंखें खराब है। तो हर्षा तू भी एक्टिंग करती रह कि तुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो लगता था मेरा ससुराल गूंगा बहरा है, अब पता चला अंधा गूंगा और बहरा है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज हर्षा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। उस दिन हर्षा सुबह से उन लोगों के लिए खाना पीना बनाने में लगी रहती है। शाम को जब आ जाते हैं सब तो हर्षा के घर का डोरबेल बजाते हैं। आवाज सुनकर माला दरवाजा खोलने जाती है। जी हम हर्षा की सहेलियां हैं। ईशा? यहाँ कोई ईशा नहीं रहते बेटा, तुम लोग गलत घर में आ गए हो। नहीं हम सही घर में आए हैं, हर्षा ने हमें यही एड्रेस दिया था। ये घर पर बेटा ईशा यहाँ कोई नहीं है। माला उनके मुंह पर गेट बंद कर देती है। हर्षा की सहेली आने वाली है, किसी को पता चल गया होगा और ठगी करने के लिए ये लोग आ गए। आज तूने माला बहुत होशियारी का काम किया है। माला अपने कमरे में चली जाती है और इतने में ही हर्षा जाकर दरवाजा खोलती है और अपनी सहेलियों को अंदर बिठा देती है। उसकी सहेलियां उसे सारी बात बताती है। मम्मी जी को ना समझने में भूल हो गई होगी, तुम लोग कॉफी एंजॉय करो, ये सब छोड़ो। राजेश वहीं हॉल में बैठा रहता है और हर्षा की सहेलियों को देख के पेपर पढ़ने के लिए उठा लेता है। उसका चश्मा उसकी गर्दन पर लटका था पर उसे मिल ही नहीं रहा था। मेरा चश्मा कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। राजेश खड़े होकर चश्मा इधर उधर देखने लगता है। इतने में ही बिन्नी हॉल में आती है और राजेश से टकरा जाती है और मुंह बंद करके कहती है, अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। पप्पू जी आपके गले में लटका है। अरे मैं भी ना। हर्षा की सारी सहेलियां हंसने लगती है। यार तेरे घर में सब कार्टून है क्या? सच में पेट दर्द हो रहा है लेकिन हंसी नहीं रुक रही। तेरा तो मन लग जाता होगा। अरे क्या तुम लोग भी। इतने में ही माला कमरे से बाहर आती है और हर्षा से कहती है, बहू तुमने किन लोगों को बिठा रखा है, ये लोग ठगी है। चलो बाहर चलो तुम तीनों। दरवाजा बंद किया था ना मैंने इनके मुंह पर, फिर भी ये लोग इतनी बेशर्म है कि अंदर चली आई। मम्मी जी चुप रहिए, ये मेरी सहेलियां हैं। क्या गुपचुप? अरे क्या बोल रही है तू, इन लोगों को गुपचुप खिलाएगी? बहू तू अंदर चल, ये लोग लूट कर चल देगी हमें। नहीं मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, ये मेरी सहेलियां हैं। अरे पहेलियां क्या, चलो ठग लोग यहाँ से निकलो।
बिन्नी माला का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। हर्षा, अब हमें कभी मत बुलाना अपने घर, हम यहाँ बेइज्जती सहने नहीं आए थे। हर्षा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग सुनती नहीं और वहां से चले जाते हैं। हर्षा को अपनी सहेलियों की बेइज्जती पसंद नहीं आती। वो गुस्से में शशि को फोन करके कहती है, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, तुम ही रहो अंधे गूंगे बहरों के साथ, मैं चली। हर्षा अपना सामान पैक करके चली जाती है। जब तक शशि घर आता है, हर्षा जा चुकी थी। ये सब क्या किया आप लोगों ने? आखिर में मेरा घर तोड़वा ही दिया। अरे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम ही बहू को वापस घर लेकर आएंगे। बस हम तीनों तेरे साथ चलेंगे बहू के मायके, और जब तक वो नहीं आएगी हम वहीं रहेंगे। मम्मी, पहले ही आप लोगों ने कम रायता नहीं फैलाया है जो और फैलाएंगे। बिन्नी इशारा करती है कि वो लोग सब संभाल लेंगे। आखिर में शशि को उन लोगों को लेकर जाना पड़ता है। सब किशोर के घर पहुंचते हैं और हड़बड़ी में माला अपने कान की मशीन और राजेश अपना चश्मा भूल गया था। समधी जी, आप लोग आइए, अब जब आए हैं तो रात यहीं बिताकर जाना होगा। अरे नहीं, हम तो अपनी बहू हर्षा को ले जाने आए हैं। बस हर्षा से बात करके उसे ले जाने आए हैं, वो गुस्सा करके यहाँ आ गई है ना। बेटा, घर परिवार में तो ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, वो कल आप लोगों के साथ चली जाएगी। सबको अब सुकून आता है और वो लोग आराम से खाकर वहीं सो जाते हैं। लेकिन बदनसीबी से उसी रात किशोर के घर में चोर घुस आता है। राजेश पानी पीने के लिए उठता है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से बिन्नी को उठाता है और कहता है, लगता है कोई गड़बड़ है। बिन्नी उठ के देखती है और दीवार में सट जाती है और इशारे से राजेश को कहती है कि चोर है। राजेश के डर से हालत खराब हो जाती है। इधर आवाज से किशोर और रमा भी उठ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर, कोई है क्या, बचाओ। शशि और हर्षा भी अपने कमरे से भाग कर आते हैं। शशि अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन करने लगता है और चोर उसका फोन छीनकर दूसरे चोर से कहता है, चलो आईफोन मिला, अब इन चारों को बांध देते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। एक बार मेरा हाथ खुलने दो, तुम लोगों को अच्छे से बताता हूँ। दोनों चोर हंसने लगते हैं और सबके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। अब क्या करेगा रे? दोनों चोर किशोर और रमा के कमरे में जाकर सब कुछ जमा कर लेते हैं और माला, राजेश और बिन्नी एक कमरे में बैठकर सोचने लगते हैं कि अब वो तीनों ऐसा क्या करे जिससे किशोर और रमा की जिंदगी भर की पूंजी बचाई जा सके। हमें बचाना होगा समधी जी के घर को, चलो बाहर। चोर सारा पैसा जेवर जमा करके हॉल में आ जाते हैं। तभी माला, राजेश और बिन्नी भी वहां आते हैं। अच्छा, तो ये तीनों बचे हैं, बांध इनको भी अच्छे से। सांध? क्या सांधना है चोर भाई साहब? लगता है इसका ऑडियो खराब है रे। बिन्नी इशारा करके बताती है। ये गूंगी है। अरे भाई, इन गूंगे बहरों से हमें क्या डर, चल जाकर हमारे लिए खाना बना गर्मा गर्म, बहुत दिन से खाना नहीं खाया लाया घर का। ये पहला कर मिला है जहाँ आराम से खाना खाएंगे। क्या ना? ए लड़की, इसे अपनी भाषा में बताकर खाना लेकर आ। बिन्नी खाना बनाने का इशारा माला को करती है। अच्छा, खाना अभी बनाती हूँ, मुझे बिना भूख लग रही है, कभी इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ ना मैं। ए चल रे, इस बुड्ढे को भी अपने साथ लेकर जा ताकि खाना जल्दी बने। हाँ, मैं जाता हूँ। माला, मेरा हाथ पकड़ो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। दोनों चोर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कैसा ससुराल मिलाए लड़की तुझे। जान दे गूंगे बहरे सब, और ये बड़ा इतना और यो मोरे सामने आए गूंगी लड़की, तू भी इनके साथ जा और जल्दी से खाना बना। माला खाना बनाती है। बिन्नी फोन पुलिस को लगाकर राजेश को देती है। राजेश पुलिस को सारी बात बताकर आने के लिए कह देता है। आप लोग किसी भी तरह उन्हें रोक के रखिए, हम अभी पहुंचते हैं। माला खाना बनाकर उन दोनों को परोसती है और अपनी बातों में उलझा कर रखती है। मेरे खाने की तो सब तारीफ करते हैं, आप खा के बताओ कैसा बना है। अच्छा है, अच्छा बना है। कच्चा? आज तक कच्चा खाना तो नहीं बनाया, आज कौन सी नई बात हो गई? ये छोड़ रे, इससे माथा मत लगा खाना का। बिन्नी इशारे में कहती है कि उसे भी भूख लगी है। तो खा लो ना तुम लोग भी। खाकर चोर पैसे और जेवर लेकर जाने लगते हैं। खाना बहुत अच्छा था रे, चलते अपन। चोर जैसे ही निकलते हैं, पुलिस उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है और किशोर का सारा पैसा और जेवर बच जाता है। पुलिस चोर को जेल ले जाती है और किशोर राजेश से कहता है, आप लोग नहीं होते समधी जी तो हम तो लूट ही जाते। हर्षा, आज जिन गूंगे अंधे बहरे के कारण तुमने ससुराल छोड़ा था ना, आज उन्हीं के कारण तुम्हारा मायका बचा है। क्या तुम अंधी गूंगी बहरे ससुराल में वापस जाना पसंद करोगी?
हाँ। हर्षा अपने ससुराल वापस आ जाती है और शशि का घर बस जाता है। ये कहानी शुरू होती है रीटा रस्तोगी के घर से। रीटा एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। पर एक लड़की के जीवन में शादी और करियर के बीच एक रास्ता चुनने का दौर कभी ना कभी आ ही जाता है। ऐसा ही दौर आज रीटा के जीवन में भी आ गया था। रीटा का सीनियर विक्रम उसके घर रिश्ता लेकर आया था। रसोई में छिपकर बाहर होती बातों को सुनने की रिया कोशिश कर रही थी कि तभी उसके पीछे विक्रम आकर खड़ा हो जाता है। क्यों फिक्र कर रही हो रीटा? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हें घर पर बिठा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या और लड़कियां नहीं थी मेरे बैच की जो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की सोची? सोचो ज़रा। वही तो मैं सोच रही हूँ विक्रम, हम तो 1-2 बार ही मिले हैं, फिर भी तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, वो भी इतनी अच्छी प्रोफाइल के साथ जिसे देखकर किसी के घर के लड़की वाले मना ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं तो मुझे तुम्हारी करियर की चिंता होने लगी। पता नहीं शादी के बाद वो लोग तुम्हें आगे करियर परस्यू करने देंगे या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इसी तरह रहो, एंथुजियास्टिक। शादी के बाद भी एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपनी करियर के बारे में सोचे। मैं तुम्हें कुछ बनता हुआ देखना चाहता हूँ रीटा, खुद से भी आगे बढ़ता हुआ। चलो बाहर हॉल में चले। रीटा और विक्रम सभी के साथ बैठने के लिए हॉल में आते हैं, जहाँ विक्रम की माँ रीटा को देखते ही कहती है, कितनी प्यारी है रीटा, मुझे विश्वास था विक्रम तेरी पसंद पर। चेहरा तो देख किस तरह चमक रहा है बच्चे का। और बताओ बेटा, कितना पढ़ी हो तुम और आगे क्या करना चाहती हो? वैसे तो मुझे विक्रम ने बता दिया है सब कुछ, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। आंटी जी, मैं MBA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, सेकेंड ईयर होते ही मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। मैं एक MNC में काम करना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है आंटी। मानना पड़ेगा सुशील जी, बहुत ही अच्छी परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को। मैं भी ऐसी ही एक बेटी को जन्म देना चाहती थी। अब भाग्य में बेटी ना सही, मेरा विक्रम बेटी जैसी बहू ले आया। ये भी तो बेटी बनकर ही रहेगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है जी। तुम भी अपने मन की कह दो बेटा। जी मुझे भी मंजूर है। रीटा को जैसा ससुराल चाहिए था उसे मिल चुका था, अब किस बात की देरी। अच्छा मुहूर्त देखकर रीटा और विक्रम की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश के बाद पहला दिन तो बड़े ही सुकून से गुजरता है। बाकी सब जब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे तब विक्रम की अचानक आंख खुलती है। इतनी सुबह सुबह रीटा कहाँ चली गई? अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। कहाँ तुम रीटा? आँख खुली नहीं इसकी के रसोई में चली गई। अब तू ही समझा इसे, हाथ की मेहंदी अभी उतरी नहीं है और रसोई में बर्तन घिसने लग गई। अरे लोग क्या कहेंगे? ये लड़की भी ना, घर में कितने सारे नौकर हैं, वो कब काम आएंगे? विक्रम किचन में रीटा के पास जाकर उससे कहता है, ये सब क्या है रीटा? तुम किचन में क्यों आ गई? कल रात को तो तुम बहुत थकी हुई थी। चलो कुछ देर आराम कर लो, मैं रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। रामू काका! रुको रुको रुको, घर में नई बहू के रहते हुए नौकरों से काम करवाना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? अरे ये तुम क्या कह रही हो रीटा? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो इन चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम थी और आज तुम खुद ही किसी गृहिणी की तरह बात कर रही हो। अच्छा अब जो भी है, इतने सवाल जवाब मत करो मुझसे, मुझे काम करने दो। तुम जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं सभी के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। किसी संस्कारी बहू की तरह रीटा सभी के लिए नाश्ता बना कर लाती है और जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं वो वहीं खड़ी होकर सभी के चेहरे निहारती रहती है। अरे बहू तुम भी बैठो। बहू को सभी के साथ खाना खाना शोभा नहीं देता पापा जी, आप सब खा लीजिए फिर मैं खा लूँगी। वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है, दोपहर के लिए दाल चावल भी भिगोने हैं, कपड़े भी पड़े हैं। अपनी बहू का ऐसा बदला हुआ अंदाज कई को समझ में नहीं आ रहा था और ना ही विक्रम को। 2 दिन बाद विक्रम ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। बैक टू वर्क। मैं निकलता हूँ रीटा, तुम भी अब देरी मत करो, कल ही अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो। 3rd सेमेस्टर से और ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर अच्छे मार्क्स लाई तुम तो अभी तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब जाओ ना। शादी के बाद रीटा का ऐसा बदला अंदाज देखकर विक्रम अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता है। होता है यार, लड़कियों के साथ यही होता है,
शादी के बाद जैसे ही ससुराल की जिम्मेदारी उन पर आती है, सारा एम्बिशन धरा का धरा रह जाता है। पति, सास, ससुर, बच्चा, इसी को अपना जीवन समझ लेती हैं लड़कियां। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस रीटा से प्यार नहीं किया था। मुझे तो मेरी एंथुसियास्टिक रीटा चाहिए। मैं उसे मोटिवेट करूंगा। यहाँ जैसे विक्रम अपने ऑफिस में रीटा के लिए परेशान था, वहीं कई भी रीटा के लिए परेशान थी। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, यही सब करना है क्या तुझे जिंदगी में? कुछ बनना नहीं चाहती? तेरी ट्रॉली से निकाल कर मैंने तेरी किताबें कमरे में बिस्तर पर रख दी है। जा कमरे में और पढ़ाई शुरू कर। जो औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती उनकी कोई इज्जत नहीं होती। खुद के आत्मसम्मान को भूल मत बहू। और घर के काम का क्या है, वो तो नौकर कर लेंगे। रघु के सामने कई अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बिठाकर कमरा बाहर से लॉक कर देती है। अब 2 घंटे बाद ही ये कमरा खुलेगा। अगर ये लड़की पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। रात को जब विक्रम घर आता है, सभी नौकरों को सामने खड़ा करके रीटा कहती है, ये रहा आपका अब तक का हिसाब। कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम रीटा? इन्हें निकाल दोगी तो काम कौन करेगा? इस उम्र में मम्मी से काम होगा नहीं और तुम्हें पढ़ना है। घर के कामों को संभालने की जिम्मेदारी औरत पर होती है। इन चीज़ों में तुम मत पढ़ो, मैं देख लूँगी। जिसे पढ़ाई करनी होती है वो घर संभालते हुए भी पढ़ाई कर सकता है। तुम बीच में मत बोलो। रीटा के आगे विक्रम कुछ नहीं बोल पाता और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आता है रीटा के एग्ज़ाम का दिन। आज मैंने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले ली थी। तुम्हें एग्ज़ाम दिलाने जो लेकर जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था और 9 बजे तक रीटा घर का ही काम करती रहती है। गुस्से में जैसे ही विक्रम किचन में उसे लेने जाता है, मम्मी जी मेरे एग्ज़ाम से बस 1 घंटा बाकी है। ट्रैफिक मिल गया तो एग्ज़ाम में पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा हो जाएगा। ये सब मैं आकर कर दूंगी मम्मी जी। अब तक आपने जो कहा मैंने वही किया। प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम में जाने दीजिए मम्मी जी। मैंने तुझे कितनी बार बोला है बहू कि पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। मेरे घर में यह सब नहीं चलने वाला। अपनी माँ का ये रूप देखकर विक्रम खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पर एग्ज़ाम में देरी ना हो जाए इसलिए वो बिना कुछ कहे रीटा का हाथ पकड़े उसे एग्ज़ाम देने ले जाता है। पर लेट हो जाने के कारण रीटा को एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलती और उसे रोते हुए अपने ससुराल वापस आना पड़ता है। ये सब क्या है मम्मी? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? आज इत्तेफाक से जब मैं किचन के बाहर पहुंचा तो तुम्हारी बात मैंने सुनी। तुम रीटा को एग्ज़ाम के दिन भी काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो लग रहा था कि ये सब रीटा खुद अपनी मर्जी से कर रही है, पर इसके पीछे तो तुम थी। तो क्या करती मैं? तू भी तो मेरे सर पर नाच रहा था। एम्बिशियस लड़की लानी है जो जॉब करे। अरे भाई जॉब करे, क्यों जॉब करे? बहू आकर घर के काम नहीं करेगी तो किस बात की बहू हुई वो? देख, मैंने घर के 3 नौकरों को छुट्टी भी दे दी है। सारा काम रीटा करती है तो तेरे पैसों की बचत करवा रही हूँ मैं, और तू मुझ पर चिल्ला रहा है। अरे क्यों पढ़ना है इसे? क्यों लगाने हैं पैसे इसकी पढ़ाई पर? तो इतने दिनों से बस तुम नाटक कर रही थी मम्मी। मैंने सोचा था रीटा कमाएगी तो वो भी हमारे घर में फाइनेंशियली हेल्प कर सकेगी, और वो मेरे पैसों से नहीं पढ़ती। रीटा को जब मैंने पैसे देने की बात की तो उसने मुझसे अपने MBA की फ़ीस भी नहीं ली, खुद लोन ले लिया। वो लोन से पढ़ रही है जिसे जॉब करके अपने पैसों से खुद चुकाएगी। अगर वो वर्किंग रहती तो घर के खर्चे बढ़ते, तब होती ना मेरी मदद। किसी के घर की बेटी के साथ बहुत गलत किया मम्मी तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर विक्रम गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा होशियारी करोगी। अपने बेटे के घर में आग लगाकर क्या मिला तुम्हें? जैसा काम वैसी हरकत कर दी तुमने कई। अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता देख कई सहम जाती है और रीटा के पास जाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू। किसी ने सही कहा है, जब एक बहू सास बनती है तो न जाने उसका कौन सा रूप बाहर आ जाता है। जैसे तू नई नई बहू बनी है, मैं भी तो नई नई सास बनी हूँ। मुझसे भी हो गई गलती। अब सब भूलकर नई शुरुआत करते हैं। और उस दिन के बाद कई कभी भी अपनी बहू की भविष्य के आगे नहीं आती और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लग जाते हैं। ये है रिटायर्ड ऑफिसर राधेश्याम वर्मा और उनकी धर्मपत्नी सोनल का निवास, जहाँ पर वो अपने 2 बेटे, बहू, पोते, पोती और बेटी के साथ रहते हैं। मकान 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 की माला तो माँ बाबूजी ऐसे जपते हैं जैसे बंगला बना दिया हो हमारे लिए। गिनती के 5 कमरे का मकान बनाया है, वो भी ठूसम ठूस भरा हुआ। एक सुई रखने की जगह नहीं है घर में। अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया बाबूजी ने ये घर,
उनके लिए अंबानी मैंशन से भी कीमती है। तुम ऐसा करो, बाबूजी का मकान छोड़ो, अपने पापा से कहकर कोई 10 कमरे का मकान दिलवा दो, ताकि तुम्हारी ये सुई रखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए, जिसे रखने के लिए तुम्हें इस घर में जगह नहीं मिल रही है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन से होते हैं वो आदमी जो बीवियों की उंगलियों पर नाचते हैं। एक हमारे हैं, मजाल है जो बीवी के मुंह से 2 बात सुनकर चुप रह जाए। जहां एक तरफ राधेश्याम जी को अपने इस 5 कमरे के मकान पर बेहद गर्व था, वहीं बड़ी बहू रीना को इस 5 कमरे के ससुराल से उतनी ही शिकायतें थी। दूसरी ओर छोटी बहू आरती, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, इस महीने मुझे अपने लिए एक अलमारी चाहिए। कितनी बार तो बता दिया आपको कि एक अलमारी में मेरे कपड़े पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। देख नहीं रहे हो, यहाँ वहां बिखरे रहते हैं हर समय। अरे क्या ये हर समय अलमारी लेनी है की रट लगाई रहती हो? जरा आंख खोलकर देखो, कमरे में कहीं अलमारी रखने की जगह दिखाई दे रही है तुम्हें? खरीद कर तो ले आओगी तुम, लेकिन रखने के लिए क्या पड़ोसियों के घर जाओगी? क्यों? हमारी शादी के लिए जब तुम्हारे बाबूजी रिश्ता मांगने आए थे आनंद, तब तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे मेरे पापा के साथ। भाई साहब, आपकी बेटी को हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान की कृपा से 2 मंजिला मकान है मेरा। हमारे जाने की बात तो सब हमारे बेटों का ही है। क्या हुआ उन बातों का? इस 2 मंजिला मकान में ना मुझे अपने कपड़े तक रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कोई जवाब है आनंद बाबू मेरी इस बात का आपके पास, या आज भी सिर्फ लैपटॉप में गर्दन घुसाए बैठे रहोगे? आरती, शादी के समय तो तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था तुम बड़ी शांत, सुशील और घरेलू हो। तुम्हारे पापा के बताए हुए लक्षणों में से कोई एक भी नहीं मिल रहा मुझे। शादी को 3 साल होने आए। आपके साथ तो बात करना ही बेकार है। अभी जो आपने ऊपर जंग लड़ते योद्धा देखे हैं ना, ये है राधेश्याम जी के छोटे सुपुत्र आनंद और उनकी धर्मपत्नी आरती। इन दोनों के नाम जितने सौम्य और शीतल है ना, उन दोनों का स्वभाव उससे बिल्कुल उलट है। और अंत में आपको मिलवाते हैं राधेश्याम जी की इकलौती सुपुत्री विषकन्या, मेरा मतलब है अनन्या से, जो अपने कमरे में किसी की भी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो भाई, राधेश्याम जी के 5 कमरे के मकान में से 4 कमरे तो पूरा परिवार खुद ही अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और बचा हुआ जो 5वां कमरा था ना, वो बना था गेस्ट रूम। यानी कि कोई भी मेहमान आ जाता तो उसके रुकने बैठने की सारी व्यवस्था इस रूम में की जाती। और इस प्रकार 5 कमरे का मकान सिर्फ कहने को 5 कमरे का था, लेकिन इस घर में कोई भी कमरा खाली नहीं था दोपहर के समय। अरे रोहन बेटा, 3 बार बोल दिया मैंने तुम्हें कि प्लीज बाहर हॉल में जाकर खेलो, लेकिन तुम्हारे कान पर जू ही नहीं रही थी। पूरा दिन रसोई में काम करते करते बीत जाता है मेरा। सारा काम निपटाने के बाद अगर 2 घड़ी आराम करने का सोचा ना, तो तुम्हारा ये बैट बॉल बल्ले सब निकल आते। मैं कहती हूँ तुम जाते हो कमरे से बाहर या नहीं? मम्मा आप ही बताओ, स्कूल से लौटने के बाद हमारा भी तो मन करता है हम थोड़ी देर खेले, लेकिन जैसे हम खेलने की कोशिश करते हैं आप चिल्लाना शुरू कर देती हो। अरे तो खेलना है तो खूब खेलो, सारे खेल क्या सिर्फ ऐसे शोर मचाकर खेले जाते हैं? अरे मम्मी, हम कोई गूंगे बह रहे हैं क्या जो इशारों में खेलेंगे? अब खेलेंगे तो थोड़ी तो आवाज आएगी ना। हाँ, बात तो तुम्हारी भी ठीक है बेटा। छोटे से कमरे में नंगा नहाएगा क्या, निचौड़ेगा क्या? बच्चे भी आखिर खेलने के लिए जाए तो कहाँ जाए? मम्मा मुझे याद आया, कल मेरा क्लास टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है। आप ऐसा करो, रोहन को खेलने के लिए बाहर भेज दो, रूम में मुझे पढ़ाई करनी है। पहली बात तो यह है बेटा कि बाहर अभी धूप हो रही है। इतनी धूप में रोहन बाहर कहाँ जाएगा? और दूसरी बात यह है कि तुम दोनों ने मेरी नींद खराब कर ही दी है, तो अब मैं टीवी पर सीरियल देख रही हूँ। तुम यहाँ कहाँ पढ़ाई करोगी? बाहर जाकर हॉल में बैठकर पढ़ लो। मम्मी मैं अभी हॉल से आ रही हूँ, बाहर दादी की कोई सहेली आई हुई है, वो दोनों बैठकर गप्पे मार रही है हॉल में। आप ही बताओ मैं कहाँ पढ़ाई करूँ? रोज का नाटक हो गया इस घर में। अरे परिवार बड़ा हो गया, लेकिन मजाल है जो माँ बाबू जी को ये बात समझ में आ रही हो। 4 लोग एक कमरे में भला कैसे एडजस्ट करेंगे? बेचारे तुम्हारे पापा दिन भर ऑफिस में मेहनत करके आते हैं और फिर जमीन में चादर बिछाकर सोना पड़ता है उन्हें। बिस्तर में 4 लोगों के सोने की जगह कहाँ रहती है? मम्मा मेरे सारे दोस्तों के पास अपना एक स्टडी रूम है, सब अपने ही रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और एक हमारा ये घर है, यहाँ हर 5 मिनट में कोई ना कोई कमरे में आता जाता रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाता। मैं पहले बता रही हूँ मम्मा, अब मैं क्लास 4 में आ गई हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझसे मत कहना कि एग्जाम में नंबर कम क्यों आए। तेरी बात ठीक है बेटा, हर बात का दोष बच्चों को तो नहीं दे सकते। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं तेरी दादी से बात करके रहूंगी। उसी रात डिनर के बाद रीना एक बार फिर 5 कमरों का चिट्ठा खोलकर बैठ जाती है। माँ जी, इतने साल हो गए मेरी शादी को,
शादी के बाद जब आपने मुझे मेरा कमरा दिखाया था ना, तो अपना कमरा देखकर बड़ी खुश हो गई थी मैं। लेकिन समय बीतने के साथ 2 लोगों के रहने लायक उस छोटे से कमरे में हम 2 से 4 हो गए। अब आप ही बताइए, उस छोटे से कमरे में हम 4 लोगों का गुजारा कैसे होगा? कमरे में सिर्फ एक अलमारी है, उस एक अलमारी में हम 4 लोगों के कपड़े ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी अलमारी खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर खरीद लेंगे तो उसे रखेंगे कहां? ये बात भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। अरे मैं खुद इतनी परेशान हूँ, कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है। आखिर कोई करे तो क्या करे? छोटी बहू, कम से कम तुम तो चुप ही रहो। रीना के 2 बड़े बड़े बच्चे हो गए, उसे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, इसकी बात समझ में आती है। लेकिन तुम तो सिर्फ मियाँ बीवी हो, तुम्हारा अभी से इतना सामान हो गया कि एक कमरे में सेट नहीं हो पा रहा। सास की बात सुनकर बेचारी छोटी चुप हो जाती है। माँ जी, कपड़े लत्ते को तो एक बार छोड़ भी दे, उसके बिना आदमी का गुजारा हो जाता है। लेकिन कभी ये भी तो सोचिए कि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, तानी को तो पढ़ाई करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। दोपहर में वही समय मेरा आराम का होता है और वही समय रोहन के खेलने का और तानी की पढ़ाई का। अब आप ही बताओ, एक छोटे से कमरे के अंदर 3 लोग कैसे एक साथ पढ़ाई, आराम और खेलकूद कर पाएंगे? काम तो कोई एक ही कर सकता है ना, बाकी 2 लोग तो सिर्फ बैठकर मुंह देखेंगे। बच्चों की पढ़ाई के साथ तो समझौता नहीं किया जा सकता ना। बहू, हम मानते हैं तुम्हारी समस्या वाकई गंभीर है। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करती हूँ, देखते क्या हो सकता है। मुझसे बात करने से क्या होगा? मुझे कोई जादू टोना आता है कि मैं मकान को रबड़ की तरह खींचकर बड़ा कर दूंगा? जितनी मेरी हैसियत थी उतना बड़ा मकान बनवा दिया। अब गुजारा तो इन्हीं 4 दीवारी में करना पड़ेगा और कोई रास्ता तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है बाबूजी, रीना की बात गलत नहीं है। क्यों ना हम लोग गेस्ट हाउस को बच्चों के रूम में बदल दे। वैसे भी कौन सा रोज रोज कोई हमारे दरवाजे आकर बैठा रहता है। कभी साल 6 महीने में कोई मेहमान आता है। जब मेहमान आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल हम बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता तो ना करें। अरे वाह, मेरे भोले भंडारी, आज तो मुंह खोलते ही सीधा छक्का लगा दिया। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवधेश, ये गेस्ट रूम को ही ना बच्चों का कमरा बना देते हैं। बच्चों को उनका अलग कमरा मिल जाएगा तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी कायदा यही कहता है कि जब बच्चे सयाने हो जाते हैं ना, तो उन्हें अलग कमरे में ही सोना चाहिए। सबकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद सासू माँ गेस्ट हाउस को बच्चों को दे देती है। अपना रूम पाकर बच्चे भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुछ ही दिनों में जिठानी रीना ने गेस्ट रूम में बच्चों का पूरा सामान जमा कर उस पर अच्छे से कब्जा कर लिया था। बच्चों के कमरे में उनकी अलमारी, पैड, स्टडी टेबल के अलावा रीना ने अपने कमरे का भी कुछ सामान बच्चों के कमरे में पहुंचा दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ कहने की बात थी कि वो कमरा बच्चों का है। देखा जाए तो अब रीना के पास 2 कमरे हो गए थे। सुन रहे हो आनंद, आज तक तो आपको हर बात में अपनी पत्नी ही गलत लगती थी। देख लिया तुमने, जेठानी जी ने सासू माँ के सामने रोने धोने का नाटक किया और चुटकी बजाते ही कमरा हड़प लिया। कब से मैं तुम्हारे आगे रो रही हूँ कि माँ जी से बात करो, इस छोटे से कमरे में मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं ही नहीं रेंगती। अब बजाते रहो बैठकर झुनझुना। हमें सारी उम्र अब इस एक कमरे में ही गुजारनी पड़ेगी। अरे तो तुम थोड़ा कम समझती हो क्या? भाभी के 2 बच्चे हैं, भूलो मत। वो कमरा भाभी को नहीं दिया माँ ने, बल्कि बच्चों को दिया है। अच्छा, तो क्या कल को हमारे बच्चे नहीं होने वाले? तब हम अपने बच्चों के लिए दूसरा कमरा कहाँ से लाएंगे? क्या सिर्फ जेठानी जी के बच्चे ही स्पेशल है? हमारे बच्चे उठाए गिरे हैं क्या? और एक मोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर समय पर नहीं बोले ना तो सारी उम्र हम लोग सिर्फ एक ही कमरे में रह जाएंगे। अरे बच्चे जब होंगे तब होंगे। फिलहाल आप इस बात पर फोकस करो कि ऐसा क्या करें कि माँ बाबूजी भी हमें एक कमरा और दे दे। 2 कमरे हमारे पास होंगे तो आने वाले वक्त में हमें भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम, अपने हिस्से पर कब्जा जमाना पड़ेगा, वरना सब लूट जाएगा यहाँ। अगले दिन सुबह छोटी बहू भी पूरे घर में शोर मचा देती है। अरे छोटी बहू, क्यों चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने? क्या आफत आ गई? माँ जी, आज बस फैसला होकर रहेगा। आप अपने बेटे से कहिए ये अपना दफ्तर उठाकर मेरे कमरे से बाहर निकले। मुझे अपना कमरा कमरे की तरह चाहिए। अब मैं 1 मिनट भी उनका ऑफिस अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बात कर रही है तू? तुझे पता है ना मेरा आनंद वर्क फ्रॉम होम करता है, और ये कमरा तेरे अकेले का नहीं है, उसका भी है। अपने कमरे में बैठकर काम नहीं करेगा तो क्या सड़क पर जाकर टेबल लगा लेगा? वो मुझे नहीं पता। इस एक कमरे में इनका ऑफिस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो पूरा दिन लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, ना बोलने देते हैं ना हंसने देते हैं। हर समय उनकी मीटिंग ही चलती रहती है। अरे टीवी देखे एक जमाना हो गया मुझे। इंसान बस मन मार कर जीता रहे। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। या तो इनका ये ऑफिस का सामान मेरे कमरे से बाहर निकालिए, वरना मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊंगी। अच्छा, और कमरा छोड़कर तो जाएगी कहाँ? अपने मायके जाऊंगी माँ जी, और कहाँ जाऊंगी?
जिस घर में मेरे रहने के लिए ढंग से जगह ही ना हो, वहाँ रुकने का आखिर फायदा ही क्या है? मेरे मायके में अभी भी मेरा कमरा जस्ट का जस्ट खाली पड़ा हुआ है। आप लोगों की तरह नहीं है, शादी करके बहू ले आए लेकिन बहू के रहने के लिए घर में एक ढंग का कमरा तक नहीं है। अरे छोटी, थोड़ी समझदारी से काम ले। तुम पति पत्नी हो, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हमने भी तो 10 साल एक ही कमरे में गुजारा किया है और तुम इतनी जल्दी परेशान हो गई। आप तो चुप ही रहिए जेठानी जी, आपको तो 2 कमरे मिल गया है ना, आपको भला बीच में कूदने की क्या जरूरत है? और जिस तरह से आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, आपका आराम चाहिए था, तो मुझे भी तो मेरे पति के ऑफिस के लिए अलग कमरा चाहिए बस, वरना मैं भी अपना सामान लेकर आज के आज अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बेटा, एक कमरा खाली था तो वो बड़ी बहू को दे दिया, अब घर में कोई और कमरा तो खाली है नहीं, कहाँ से दूं मैं कमरा तुम्हें? माँ जी, कमरा खाली नहीं है तो कमरा खाली करवा दीजिए, ये तो आपके हाथ में है। और वैसे भी अनन्या की कौन सी शादी हो गई है जो उसे आपने अलग कमरा दे रखा है? भाभी ने तो 2 बच्चों को 10 साल अपने साथ एक ही कमरे में रखा। हाँ, आप अपनी एक बेटी को अपने साथ कमरे में नहीं रख सकती? बहू, मुझे कमरे में अनन्या को रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनन्या को अकेले सोना पसंद है, वो किसी के साथ बेड शेयर करना पसंद नहीं करती। हाँ तो ठीक है ना, घर का सबसे बड़ा कमरा तो आप दोनों ने ले रखा है माँ जी, आपके कमरे में एक और बेड लगाने की जगह है, इसलिए फैसला हो गया। अब अनन्या का कमरा मैं ले रही हूँ, जिसमें आनंद अपना ऑफिस सेटअप कर लेंगे। और रही बात अनन्या के बिस्तर पर अकेले सोने की, तो आप ही के कमरे में उसका अलग बेड होगा, जैसा मन करे वैसे सोए ना। छोटी बहू की बात सुनकर सास इस बात को सिरे से नकार देती है, लेकिन छोटी बहू कहाँ हार मानने वाली थी। उसने तो घर में ऐसा बवाल मचाया, ऐसा झगड़ा किया कि ये चिंगारी बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनते हैं जी, अनन्या लाडली है आपकी, आप उसे समझाइए ना, वो अपना कमरा छोटे को देते। अरे हम बूढ़े बुढ़िया का क्या है, हम तो बाहर आंगन में भी खटिया डाल लेंगे। अगर उसे अकेले सोने का शौक है तो हमारे कमरे में सो जाया करे, ये रोज रोज का कलेश मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी 1-2 जगह रिश्ते की बात चलाई है मैंने, साल 6 महीने में शादी हो जाएगी, आखिर कब तक अपने कमरे का मोह लेकर बैठी रहेगी वो? अरे भाग्यवान, तुम्हारी बहू के इस लालच का कोई अंत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों को 2 कमरे देने के बाद इस घर में कलेश की जड़ खत्म हो जाएगी, तो ये भूल है तुम्हारी। फिर भी श्रीमती जी, आपकी खुशी के लिए हम अनन्या से कमरा खाली कराने के लिए भी तैयार हैं। तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब समय आने पर तुम्हें खुद मिलेंगे। राधेश्याम जी अनन्या को समझा बुझाकर किसी तरह अपने कमरे में सोने के लिए राजी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अनन्या के कमरे पर अब छोटी बहू का कब्जा हो गया था। अजय सुनते हैं, छोटी ने तो बड़ा लंबा गेम खेला। मुझे तो लगा था मैं 2 कमरों की मालकिन बनकर इठलाती घूमूंगी और छोटी सारी जिंदगी एक कमरे में गुजारा करेगी, लेकिन उसने तो अनन्या के रूम पर कब्जा कर लिया। अनन्या के कमरे में तो टॉयलेट बाथरूम भी अटैच है। देखो चाहे जो हो जाए, मुझे अब अटैच टॉयलेट बाथरूम वाला रूम ही चाहिए। अरे बच्चे हमारे छोटे छोटे बेचारे गेस्ट रूम में सोते हैं और वॉशरूम में जाने के लिए उन्हें हॉल तक आना पड़ता है। माँ जी, वो तो उस समय जल्दबाजी में मैंने गेस्ट रूम लेने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन आप ही सोचो ना, कहाँ वो छोटा सा गेस्ट रूम और कहाँ अनन्या का अटैच बाथरूम वाला आलीशान कमरा। ये तो अन्याय हो गया ना। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, इस नाते कमरे को चुनने का पहला अधिकार तो मेरे पास होना चाहिए ना माँ जी। अरे बड़ी बहू, कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम। अब जो जिस कमरे में शिफ्ट हो गया तो हो गया। अब तुम्हारे पास भी 2 कमरे हैं और छोटे के पास भी। इस घर में अब झगड़े की कोई वजह नहीं बची है। मुझे अब जरा सा भी शोर शराबा नहीं चाहिए। शोर शराबा क्यों नहीं होगा माँ जी? आपको क्या लगता है आप ऐसे आंख दिखाकर गलत बात मुझसे मनवा लेंगी? अरे मैं भी टीकाराम की बेटी हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ मैं। ये बंटवारा गलत हुआ है और मुझे ये बंटवारा स्वीकार नहीं है। जब तक मुझे अनन्या वाला कमरा नहीं मिल जाता, मैं भूख हड़ताल पर हूँ, ना खाना बनाऊंगी ना खाऊंगी। देख लिया भाग्यवान, इस घर की समस्याओं का कोई निपटारा नहीं है। अब क्या करोगी? अनन्या के पास एक ही कमरा है ना, वही कमरा दोनों भाइयों को चाहिए। पड़ गई ना परिवार में फूट, इसीलिए कहता था जो जैसा चल रहा है चलने दो। सुनिए जी, इन दोनों की चीख पुकार सुनकर मेरा तो जी ऊपर नीचे होने लगता है। मैं इनकी तरह सुर में लाकर रोज रोज लड़ाई झगड़ा बहस नहीं कर सकती। आप मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए, इनकी समस्या का निपटारा करिए, वरना मैं तो पागल खाना पहुंच जाऊंगी। देखो भाई, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। हमें नहीं पता क्या करते ऐसा कि तुम्हारे बेटे संतुष्ट हो जाए। तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो बता दो। हमने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए ना इनकार किया है ना करेंगे। देखिए, नाराज मत होइएगा,
अब आपके दोनों बेटे अच्छा खासा कमा रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अब मकान के किराए की हमें ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं बची। 2 मंजिला मकान है, हमने भी यही सोचकर बनवाया था कि कल को बच्चों के काम आएगा। ऐसा करिए, ऊपर के बड़े कमरे किराएदारों से खाली करवा लीजिए और वो दोनों कमरे ना बड़ी बहू को दे दीजिए। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही। कह दो बड़ी बहू को अगले महीने की 1 तारीख को मकान खाली हो जाएगा। वो ठाठ से जाकर अपने पति और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ऊपर के कमरे मुझे देंगे और मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर लूंगी? देखिए, मैं ऊपर शिफ्ट नहीं होने वाली। आपको पता है मेरी कमर में कितना दर्द रहता है। दिन भर में 10 बार सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरे बस का नहीं है। आप ऐसा करो, ऊपर के कमरे छोटी को दे दो। वैसे भी आनंद को ऑफिस का काम करना होता है, ऊपर प्राइवेसी भी मिल जाएगी, ज्यादा शोर भी नहीं रहता है, उसके काम के लिए अच्छा ही होगा। अरे ऐसे कैसे? आपके कहने से मैं ऊपर चली जाऊं? मैं तो नीचे ही रहूंगी और मैं तो अपने दोनों कमरों के साथ खुश हूं। मैं साफ साफ बता रही हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अब अपने कमरे खाली करने वालों में से नहीं हूँ। जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है उनसे कहिए अपना सामान लेकर जाए ऊपर। सुन लिया श्रीमती जी, 5 कमरे का नहीं 50 कमरे का भी ससुराल होता ना तो भी तुम्हारी बहू संतुष्ट नहीं हो सकती थी। अब इन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो और तुम अपने काम में ध्यान लगाओ। प्रेमा और संजीव के बड़े बेटे उत्कर्ष की शादी प्रेरणा से हुई। प्रेरणा शर्मा परिवार की बहू बनकर बहुत खुश थी। आओ आओ बहू, अब तुम हमारे परिवार का अटूट हिस्सा हो। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी कि मुझे ऐसा सुलझा हुआ ससुराल मिला। अरे अभी आपको क्या पता, शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे असली पत्ते खुलते हैं। क्या पक रहा है राजवीर? अरे और क्या, शुरू में तो सास बहू ऐसे मिलती है जैसे पिछले जन्म की माँ बेटी हो, लेकिन 1 महीने के बाद जैसे दुश्मन देश के सैनिक। देख रही हो बहू, ये तुम्हारा देवर कितना बदमाश है। इसकी बात का बुरा न मानना, ये ऐसे ही बकवास करता रहता है। कोई बात नहीं, देवर का तो हक होता है भाभी से मजाक करने का, पर भाभी भी माँ समान होती है तो उसका भी हक होता है देवर को सीधा करने का। ये तुमने बिल्कुल सही बात करी प्रेरणा। ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर प्रेमा बोली, राजवीर अब तो ये मस्ती करना छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही महीने में तेरी भी शादी है। किरण तेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने बोला तो था दोनों भाइयों के साथ साथ शादी करा दो, पर आप नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे इंतजार। प्रेरणा अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की रसोई तक वो प्रेमा के साथ सब कुछ संभाल रही थी। बहू तो जैसे लक्ष्मी बनकर आई है। सच में आज तो तेरा चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे चांदी ने रात में जलता हुआ दिया। लगता है किरण तुझे बहुत भा गई है। क्या हुआ? वैसे किरण चांद है तो मैं उसका सितारा हूँ। और राजवीर की शादी किरण से हो गई। किरण एक बहुत सुंदर, तेजस्वी, मधुर आवाज वाली लड़की थी। उसके आने से घर की रौनक 2 गुनी हो गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा सबके दिलों पर छा गई। किरण, तू अब मेरी छोटी बहन जैसी है। कुछ भी हो हम सब मिलजुल कर करेंगे। ये घर तेरा भी है। दीदी, आपकी जैसी जेठानी या यूं कहूं कि बहन मिली, इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ मैं। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हर कोई किरण की तारीफ करता। अरे प्रेमा, तूने तो सच में कोई टीवी सीरियल की बहू बुला ली है। देख उसे, जैसे अभी अभी रैंप वॉक से उतरी हो। थैंक यू आंटी, आप सबका प्यार है। एक दिन प्रेरणा और किरण रसोई में काम कर रही थी, तभी शीला फिर आ धमकी। अरे किरण, तू यहाँ क्या कर रही है रसोई में? खाना बना रही हूँ आंटी। अरे तू तो बनी है रैंप वॉक से धमाल मचाने के लिए, और तू यहाँ रोटी बेल रही है। तेरा झलवा तो मैगजीन के पन्नों पर छपना चाहिए। अरे आंटी, फिर तो आपको भी मॉडलिंग करनी चाहिए। आप भी तो काफी हसीन लगती हैं। तू ना मुझे छेनी के झाड़ पे मत चढ़ा। किरण की बात तो पूरा मोहल्ला कर रहा है। सब हंसी में टल गया, लेकिन किरण ने शीला की बात दिल पर ले ली। शायद आंटी सही कह रही थी, मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा भी सपना था कुछ बनने का। अगले दिन दोपहर को प्रेरणा और किरण आराम कर रही थी, तभी प्रेमा आ गई। अब तो घर में हंसी ही खुशी है। लगता है मुझे भी अब पोते की शक्ल देख लेनी चाहिए। माँ जी, आप भी ना। माँ जी, मैं तो अभी बच्चा नहीं चाहती, मैं तो मॉडलिंग करना चाहती हूँ। अरे शीला आंटी मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली तो नहीं ले लिया? हाँ, शीला तो कुछ भी बोल देती है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। नहीं माँ जी, ये बात सिर्फ आंटी जी की नहीं है, सब यही कहते हैं। और सच्चाई ये है कि मेरा भी सपना है कुछ बनना।
किरण, ये सब बातें टीवी में अच्छी लगती है, घर चलाना भी कोई छोटा काम नहीं होता। चलो अब जाओ, सो जाओ, सुबह भगवान के दर्शन करने जाना है। किरण ने कुछ नहीं कहा। रात को चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेटी लेटी सोचती रही कि क्या मेरा सपना वाकई इतना छोटा है कि किसी को समझ में नहीं आता। तभी अचानक, ये क्या हो रहा है मुझे? वो बदहवास सी उठी और बाथरूम की तरफ दौड़ी। वहां जाकर जोर की उल्टी हुई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे क्या हो गया किरण? पता नहीं क्या हुआ, अचानक उल्टी हो रही है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। राजवीर किरण को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। क्या हुआ है डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। बधाई हो मिसेस राजवीर, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनकर किरण चुप रह गई। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर छा गई। लेकिन राजवीर तो खुशी से उछल पड़ा। क्या डॉक्टर आप सच कह रहा है? बिल्कुल, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप बाप बनने वाले हैं। किरण जी, अच्छे खान पान और आराम पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर थैंक यू सो मच। राजवीर किरण को लेकर क्लिनिक से निकला और हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए उछलता कूदता घर में घुसा। वाह पापा, भैया, भाभी, सब लोग सुनिए, हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। संजीव और प्रेमा आशीर्वाद देते हैं। उत्कर्ष और प्रेरणा गले लगाते हैं। हे भगवान, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। घर में किलकारी गूंजने वाली है। भाई अब तो तेरा स्टेटस बदल गया, राजवीर से डैडी वीर बन गया। बधाई हो किरण, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं बल्कि मैं मां बनने जा रही हूं। लेकिन तभी प्रेमा को किरण की आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती है। किरण, सब खुश है तो तुम क्यों खुश नहीं हो? क्या बात है? मैंने आपसे कल ही कहा था मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ और अब ये सब, अब वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी किरण के मुंह से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। राजवीर तो गुस्से से चिल्ला पड़ा। क्या बकवास कर रही हो तुम? एक औरत के लिए मां बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और तुम इस बात पर दुखी हो रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों? क्या मेरे सपने कोई मायने नहीं रखते? मेरे अपने सपने नहीं हो सकते? क्या औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है? मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपने तरीके से। तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम, भगवान ना करे, अबॉर्शन कराना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, बच्चा होने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने सपनों को जीने निकल जाऊंगी। अगर आप लोग इसके लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जैसा चाहें। राजवीर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो किरण को थप्पड़ मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उत्कर्ष बीच में आ जाता है। भाई, ठंडे दिमाग से काम लो। पहली बात, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है और वैसे भी किसी पर भी हाथ उठाना गलत बात होती है। प्रेरणा धीरे से आगे आती है, किरण की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम बेफिक्र रहो किरण, तुम अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हारे बच्चे को मैं मां जैसा प्यार दूंगी। बस 9 महीने का और इंतजार कर लो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं कहता। प्रेरणा सबको शांत करा देती है, लेकिन सबके मन में तो उथल पुथल चल रही थी। प्रेमा को शीला के ऊपर गुस्सा आ रहा था तो वो शीला से बात करती है। ये सब शीला तेरी करनी है। तूने ही बहकाया मेरी बहू को। सारे ऊट पटांग ख्वाब तूने ही डाले उसके दिमाग में। अरे प्रेमा जी, मैंने तो मजाक में कहा था, इतनी सीरियसली क्यों ले लिया इसने? नहीं आंटी, ये सिर्फ आपका मजाक नहीं था, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, जाने दे। वैसे भी तूने फैसला कर लिया है ना, अब किसी से बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। समय गुजरता गया। किरण की डिलीवरी का टाइम आ गया। किरण दर्द में चीख रही थी। राजवीर बाहर बेचैन खड़ा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। राजवीर दौड़कर अंदर जाता है, बच्ची को गोद में लेता है। मेरा बेटा, मेरा ध्रुव, इसका नाम ध्रुव होगा। किरण बच्चे को गोद में लेकर प्यार से चूमती है। सबको लगता है कि शायद अब बच्चे का मुंह देखकर किरण का फैसला बदल जाएगा और वो रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूं। सब चौंक जाते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता। प्रेरणा बस आगे बढ़ती है और कहती है, तुम चिंता मत करना, ध्रुव मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू दीदी। बहुत समय गुजर गया। किरण लौटकर नहीं आई। प्रेरणा घर के आंगन में ध्रुव को पढ़ा रही थी। ध्रुव अब 5-6 साल का हो चुका है। ध्रुव बेटा, ये बताओ 5 और 7 मिलाकर कितना हुआ?
मम्मा 5 और 7 मिलाओ तो 12 होता है, लेकिन अगर लड्डू मिला दो तो मजा आता है। तू बड़ा नटखट हो गया, लेकिन बहुत होशियार भी है मेरा ध्रुव। मम्मा आप सबसे अच्छी मम्मा हो। प्रेरणा उसे गले लगा लेती है, उसकी आंखें भर आती है। राजीव उसे ऐसे खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ किरण शूट के लिए बाहर बैठी थी, पसीने में लथपथ, मेकअप धुला हुआ, और डायरेक्टर चीख रहा था, सर और कितनी देर लगेगी? अगर इतनी ही तकलीफ है तो छोड़ दो मॉडलिंग। ये जगह सपने वालों की नहीं, पसीने बहाने वालों की है। किरण चुपचाप पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में थकावट थी, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। हालांकि पिछले 6 साल में भी उसे छोटे मोटे एड फिल्म्स के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ था मॉडलिंग से। हे भगवान, कितनी मुश्किल है ये मॉडलिंग की दुनिया। उधर कुछ दिन बाद ध्रुव के स्कूल में एनुअल फंक्शन का ऐलान हुआ। पढ़ाई में तेज ध्रुव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इस बार उसे पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला था। राजवीर, मुझे लगता है कि तुम्हें किरण को बुला लेना चाहिए। ध्रुव पहली बार कुछ परफॉर्म करने जा रहा है, उसकी माँ का वहां होना चाहिए। नहीं भाभी, वो यहाँ आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बच्चा है राजवीर, आज नहीं तो कल उसे अपनी माँ की कमी महसूस होगी। क्या तुम चाहते हो कि वो दिन आए? राजवीर चुप हो गया। देर तक सोचने के बाद उसने किरण को फोन किया। किरण वापस आई, सबसे मिली भी, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। चलो सब लोग, आज मेरा बच्चा अपनी टैलेंट दिखाने वाला है। एनुअल फंक्शन का समय हुआ। स्टेज पर ध्रुव का नाम पुकारा गया। उसने नाच गाने का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। फंक्शन के बाद एक टीचर स्टेज पर आई और माइक हाथ में लिया। ध्रुव, ये बताओ तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किससे सीखी? मैंने अपनी मम्मा से सीखा है, और मैं आज की ये परफॉर्मेंस अपनी मम्मा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरी मम्मा को स्टेज पर बुलाइए। इतना सुनते ही किरण की आंखें भर आई। वो खड़ी हुई और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी ध्रुव दौड़ता हुआ आया और प्रेरणा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया। किरण वहीं ठिठक गई। ऐसा होने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसके मन में गुस्सा भर गया। हालांकि वो चुप रही, लेकिन जब सब घर लौटे, मैं उसकी असली माँ हूँ, फिर भी स्टेज पर उसने तुम्हें बुलाया। क्या तुम दोनों उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? ऐसा कुछ नहीं किरण, वो मुझे बचपन से देखता आया है, इसलिए मुझसे जुड़ा है। इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे सब दिख रहा है। अब मैं ध्रुव को अपना बनाकर रहूंगी। वो बच्चा, उसे मैंने जन्म दिया है। आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, पर वो मेरा बच्चा है, मेरा ही रहेगा। राजवीर अब चुप न रह सका। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था जब वो बीमार रहता था, रोता था, गिरता था? आज उसने भाभी को बुला लिया तो तुम्हें दर्द हो गया? अरे पहले सोचना था कि माँ बनकर तुमने कैसा व्यवहार किया है उसके साथ। किरण राजवीर की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। अगले दिन किरण ने ध्रुव को पास बुलाया। आओ बेटा, आज मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मुझे मैथ्स पसंद है। किरण ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन ध्रुव को तो सिर्फ प्रेरणा से ही पढ़ने की आदत थी। वो बोल उठा, आप मम्मा जैसा नहीं पढ़ाती आंटी। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ ध्रुव, आंटी नहीं। नहीं, अब मेरी माँ नहीं हो, मेरी असली माँ वो है। आपको तो पढ़ाना भी नहीं आता। किरण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास बंद करो, चुपचाप पढ़ो। ध्रुव रोता हुआ उठकर भाग गया। किरण माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर रात हुई। किरण फिर उसके पास आई। चलो बेटा, आज मेरे पास सो जाओ। ध्रुव जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन किरण ने जबरदस्ती उसे लिटा लिया। प्रेरणा भी चुप रही। किरण ने उसे लोरी सुनाई। लला लला लोरी दूध की कटोरी। आपकी आवाज अच्छी नहीं है, प्लीज चुप रहो। क्या? किरण चुप रह गई। जरा देर बाद उसकी आंख लग गई। ध्रुव उठकर वापस प्रेरणा के पास आ गया। जब किरण की नींद खुली तो देखा कि ध्रुव गायब है। वो गुस्से में सीधी प्रेरणा के कमरे में पहुंची। ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहे हो यहाँ? अरे किरण, क्यों चिल्ला रही हो? चल वापस, इतनी भी तमीज नहीं तूने इन लोगों से सीखी? किसी और का गुस्सा बच्ची पर क्यों निकाल रही हो किरण? सोने दो ना उसे चैन से। ध्रुव डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से सब जाग गए। किरण, तुम्हें बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है? चली जाओ वापस अपने कमरे में, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। ध्रुव पूरी तरह प्रेरणा से चिपक गया। प्रेरणा ने उसे अपने कमरे में सुला लिया।
किरण अकेली, दुखी और अपमानित होकर अपने कमरे में चली गई। उसे बुरा लग रहा था। उसने तय किया कि सुबह वो ध्रुव के लिए कुछ अच्छा बनाएगी। सुबह उसने प्रेरणा से पूछा, ध्रुव को क्या पसंद है खाने में? खीर। उसे खीर बहुत पसंद है। किरण ने बड़े मन से खीर बनाई और ध्रुव के सामने रखी। लो बेटा, खीर खाओ, और कल रात के लिए आई एम सॉरी, मम्मा को माफ कर दो। ठीक है। मम्मा जैसी खीर नहीं बनाई, वो तो बहुत अच्छी बनाती है। किरण का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में फिर वही गुस्सा उभर आया। किरण का गुस्से से भरा चेहरा देखकर ध्रुव सहम गया। उसकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह धधकता आक्रोश था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर धीमी आवाज में कहा, अच्छा चलो छोड़ो, हम लोग बाहर घूम कर आते। ध्रुव उसकी बात पर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर अचानक वो बोल पड़ा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो, मारती हो, आप अच्छी नहीं हो। किरण एक पल को सन्न रह गई, लेकिन फिर उसने अपने आंसू रोकते हुए ध्रुव को बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, इंसान से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिनकी माफी तुरंत नहीं मिलती। मैंने भी ऐसी कुछ गलतियां की है जो शायद अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहती, बस पश्चाताप करना चाहती हूँ। नहीं, प्लीज बेटा, प्लीज। ध्रुव का चेहरा उदास था। वो जाने को तैयार नहीं था। तभी वहां प्रेरणा आई। बेटा, चले जाओ उनके साथ, वही तुम्हारी असली मम्मी है। उनके साथ घूमो, उनके साथ एक नया रिश्ता बनाओ। चलो उठो फटाफट, हरी अप। ध्रुव प्रेरणा की बातों पर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया और किरण के साथ चल दिया। किरण ध्रुव को पास वाले पार्क में ले गई। दोनों धीरे धीरे टहल रहे थे, तभी पड़ोसन शीला वहां पहुंची। अरे वाह, आज अपनी मम्मी के साथ घूमने निकले हो? लेकिन ध्रुव का जवाब सुनकर शीला और किरण दोनों के होश उड़ गए। ये मेरी असली मम्मा नहीं है, असली मम्मी तो घर पर है। आपको तो पता है दादी, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी बाहर वाले के सामने ऐसी बात सुनकर किरण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ध्रुव को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई और चिल्लाते हुए बोली, अब मैं ध्रुव को अपने साथ ले जाऊंगी। अगर ये यहाँ रहा तो आप लोगों के चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम्हें हक किसने दिया उसे यहाँ से ले जाने का? वो अकेले तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। प्रेरणा, प्रेमा और उत्कर्ष उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अगर आप लोगों ने यही रवैया रखा ना तो मैं कोर्ट जाऊंगी और अपने बच्चे की कस्टडी लेकर आऊंगी। तो जाओ कोर्ट, लेकिन तुम किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं पा सकती। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी दिख रही है, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ। बच्चा छोड़कर गई, मॉडलिंग में फेल हो गई, अब वापस बच्चा चाहिए। राजवीर ने रुककर गहरी सांस ली और आगे बोला, यहाँ जिन लोगों ने बलिदान दिया है वो तुम्हें नजर नहीं आते। तुमने अपनी ममता का सौदा कर लिया, लेकिन हमने सिर्फ ध्रुव को प्यार दिया। प्रेरणा भाभी ने ध्रुव की वजह से अपना बच्चा नहीं किया ताकि उसका प्यार बट ना जाए। लेकिन ये बलिदान तुम्हारी नजरों में कोई मायने नहीं रखते। क्या? प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। किरण ने जैसे ही प्रेरणा की भीगी आंखें देखी, उसका दिल कांप उठा। उसे अपने किए का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं भटक गई थी। शायद मैं मां बनने की काबिल ही नहीं थी, पता नहीं क्यों बन गई। प्रेमा और प्रेरणा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती इंसान से ही होती है किरण, लेकिन अपनी गलती का पछतावा करना ही सच्ची इंसानियत है। मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैं क्या करने लगी थी। शायद मॉडलिंग में फेल होने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। राजू, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम फिर से हम लोगों को छोड़कर जाओगी? नहीं, कभी नहीं। तो मैंने माफ किया। और उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। किरण ने परिवार को अपनाया और परिवार ने भी उसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसके और ध्रुव के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी।